संसार का शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें आज तक लड़ाई ना हुई हो। ज़्यादातर घरों में लड़ाइयाँ हो जाया करती हैं, लड़ाइयाँ होने के बाद उनमें शांति भी हो जाती है। लेकिन आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें शादी के 5 साल बाद एक पति पत्नी में इस कदर विवाद बढ़ जाता है। पति अपनी पत्नी को छोड़कर और बच्चों को छोड़कर अपने पैतृक गांव आ जाता है। लेकिन 5 साल बाद होता है वहाँ पर एक इतना बड़ा कांड। वो महिला सदा सदा के लिए इस जहां को छोड़कर चली जाती है, लेकिन उसके पीछे जो राज छुपे होते हैं, उन सभी राजों को जब पुलिस उजागर करती है तो एक ऐसा चौंकाने वाला सत्य वहाँ पर दिखाई देता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप सुन्न हो सकते हैं, एक बार के लिए आप सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है कानपुर और इसी का एक एरिया है कजनेर एरिया। ये कजनेर एरिया की हकीकत की घटना है। यहाँ पर शिव कुमार नाम का एक व्यक्ति, जिसकी पत्नी का नाम होता है विमला देवी, जिसकी 2 बेटियाँ होती हैं। बड़ी वाली बेटी का नाम सुशीला होता है, उम्र 24 साल होती है। छोटी वाली बेटी का नाम शीला होता है, उम्र 22 साल होती है। माता पिता होते हैं, उन्हें लगने लगता है कि क्यों ना बेटी की शादी कर दी जाए। सुशीला के लिए एक लड़के को देख लिया जाता है जिसका नाम रामबाबू होता है, जो गुजनी थाना क्षेत्र का रहने वाला होता है। दोस्तों, उसे देखने के बाद पिता उसकी अपनी बेटी के साथ शादी करा देता है। शादी के बाद वो बड़े अच्छे से रहने लगते हैं। शादी को लगभग 5 साल का समय बीत जाता है। इस 5 साल के अंतराल में इनको 2 बच्चे भी हो जाते हैं। अब इनका खर्चा भी बढ़ने लगता है। पत्नी अपने पति से तरह तरह की डिमांड करती है। पति जो होता है एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है और पत्नी के ताने बाने सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होकर वो शराब पीने लगता है। एक दिन वो शराब पी कर आता है, उसके बाद धीरे धीरे वो डेली शराब का आदी हो जाता है और इतनी ज़्यादा शराब पीने लगता है जिसकी वजह से उसकी नौकरी छूट जाती है। और फिर झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है, पति पत्नी के बीच में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई हो जाती है और 1 महीने का समय ऐसे ही बीत जाता है। ना तो पति पत्नी से बात करता है और ना ही पत्नी पत्नी से बात करती है। परेशान होकर अपने पैतृक गांव जो मठरा गांव होता है उसमें पहुंच जाता है और पत्नी यहां पर अकेली रहने लगती है। जिस कमरे में किराए पर रहती है उसी में रहने लगती है। अब उसे लगने लगता है कि क्यों ना मैं अपने बच्चों की परवरिश के लिए जॉब कर लूँ। उसके बाद वो जॉब करने लगती है, एक प्राइवेट कंपनी में चली जाती है, लेकिन उससे भी उसका खर्चा नहीं चलता। उसके बाद वहीं पर एक कॉर्नर पर वो एक पान की दुकान खोल लेती है और पान की दुकान से उसकी इस कदर आमदनी होने लगती है, वो वहीं पर अपने परिवार का गुजारा करने लगती है। अपने बच्चों को स्कूल में भेज देती है और उनकी भी पढ़ाई कराने लगती है। लगभग का समय और बीत जाता है और 5 साल में जो बच्चे होते हैं वो भी बड़े होने लगते हैं। इधर 3 दिसंबर 2022 का समय होता है। जब बच्चे स्कूल से वापस आते हैं, घर जाकर देखते हैं तो उनकी माँ उन्हें वहाँ पर नहीं दिखाई देती। फिर वापस माँ की पान की दुकान पर पहुँचते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं तो दुकान भी बंद होती है। अब बच्चे रोते हुए वापस अपने घर पहुँच जाते हैं और लगभग शाम का 8 बजे का समय हो जाता है। बच्चे रोते रहते हैं। वहीं पर उनका एक पड़ोसी होता है, पड़ोसी बच्चों के पास जाता है, उनसे पूछताछ करता है तो बच्चे यही कहते हैं कि हमारी माँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। फिर बच्चों को लेकर पड़ोसी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और वहां जाकर उनकी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। बच्चों से पूछताछ किया जाता है तो बच्चे बताते हैं कि हमारी मां का नाम सुशीला है, उम्र लगभग 34 साल है और वो हमारे घर से गायब हो चुकी है। उसके तहरीर पर ही गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लेती है और अपनी छानबीन में लग जाती है। उसके बाद जैसे ही 4 दिसंबर आ जाता है, विथुन थाना क्षेत्र में एक डेड बॉडी मिलती है जिसके शरीर पर 2 गोलियां लगी होती हैं। अब पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर वहां के लोगों से शनाख्त कराने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उस डेड बॉडी की शनाख्त करने के लिए वहां पर नहीं पहुंचता। फिर इधर उधर के थानों में भी खबर दी जाती है और जो गुजनी थाना क्षेत्र होता है उसमें भी खबर दी जाती है। फिर थाना क्षेत्र में पहुंचती है और वहां जाकर जब ये बच्चे अपनी माँ की डेड बॉडी को देखते हैं तो उसे देखकर जोर जोर से रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि साहब, ये हमारी माँ सुशीला है। अब पुलिस के लिए बड़ा
सवाल कि इन बच्चों की मां को मारने वाला कौन है। फिर उस सुशीला के बैकग्राउंड के बारे में जांचा जाता है तो पता चलता है कि इसका पति इसे 5 साल पहले यहाँ से छोड़कर चला गया है और इसका पति अपने पैतृक गांव में रहने लगता है। फिर इसके पति राम बाबू के पास जाया जाता है और राम बाबू से जब पूछताछ की जाती है तो राम बाबू यही कहता है कि साहब मुझे तो उसे छोड़े 5 साल हो चुके, मुझे नहीं पता उसके बारे में, वो कैसी है, बच्चे कैसे हैं, मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता। उसके बाद पुलिस वापस आ जाती है और फिर अपनी छानबीन में लग जाती है। सुशीला के मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है। CDR से साफ पता चलता है कि ये एक लड़के के साथ बहुत ही ज़्यादा बातचीत किया करती है। जब उस लड़के के बारे में जांच पड़ताल की जाती है तो लड़का प्रेम केसवानी जो वरुण विहार का ही रहने वाला होता है, जिसकी उम्र 24 साल होती है। अब पुलिस प्रेम केसवानी के पास पहुंच जाती है और जब उससे अपने रवैये से पूछताछ करती है तो प्रेम केसवानी ज़्यादा इधर उधर पुलिस को नहीं घुमाता और सब कुछ सच सच बताने लगता है। वो कहता है कि साहब आज से 3 साल पहले मेरी शादी हो जाती है, मेरी पत्नी का नाम संगीता होता है और मैं एक कबाड़ी का काम किया करता हूँ। जैसे ही मैं अपने काम पर जाता हूँ तो पान की दुकान पर मुझे पान खाने की आदत होती है। मैं सुशीला की दुकान पर आकर पान खाया करता हूँ और डेली वहाँ से अपनी दुकान पर जाया करता हूँ। धीरे धीरे हम एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इतने करीब आ जाते हैं एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। नज़दीकियाँ इस कदर बढ़ जाती हैं, मैं सुशीला के घर भी जाता हूँ और उसके बच्चों को मिठाई भी लेकर जाता हूँ। इससे सुशीला बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। लगभग 3 साल का समय ऐसे ही बीत जाता है। ना तो मेरी पत्नी को पता होता है और ना ही किसी और को पता होता है। एक दिन मेरी पत्नी को मेरे ऊपर शक हो जाता है और शक होने के बाद मेरी पत्नी मेरे से कहने लगती है कि जो तुम कदम उठा रहे हो वो बिल्कुल गलत हैं, इन कदमों को यहीं पर रोक लो, नहीं तो तुम्हारे लिए और हमारे बच्चों के और हमारे भविष्य के लिए ये बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। उस पर मैं अपने कदमों को नहीं रोक पाता क्योंकि मैं सुशीला के प्यार प्रसंग में इस कदर फंस जाता हूँ, मुझे लगने लगता है कि मैं अब उसके बगैर रह ही नहीं सकता। फिर सुशीला के साथ मिलता हूँ। एक दिन का वाक़या होता है, जो मेरी पत्नी होती है संगीता, वो सुशीला की दुकान पर पहुँच जाती है, सुशीला से बुरा भला कहने लगती है। इस पर जो सुशीला होती है उसे ही वापस बुरा भला कहने लगती है और कहती है कि अगर तेरे अंदर दम है तो तू अपने पति को रोक कर दिखा, तू मेरे से क्यों लड़ने के लिए आ रही है। फिर वो पत्नी चुपचाप अपने घर पहुंच जाती है। सुशीला पूरी रात भर यही सोचती है कि शायद तूने कुछ गलत कह दिया है, अब प्रेम तेरे पास नहीं आएगा। लेकिन अगले दिन ही प्रेम उसके पास आ जाता है और प्रेम उसके साथ संबंध बनाता है। उसके बाद प्रेम से वो कहती है कि तुम मेरे साथ जिस्मानी प्यार करते हो या मेरे को वाकई में भी चाहते हो। इस पर जो प्रेम होता है वो बिना कुछ सोचे समझे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। इस पर जो सुशीला होती है तुरंत ही उससे कह देती है अगर तुम मेरे साथ जीना चाहते हो तो मेरे साथ शादी कर लो, मैं भी तुम्हारी रखेल बनकर नहीं रहना चाहती। अब प्रेम एकदम से चौंक जाता है कि इसने क्या कह दिया। प्रेम तो बस उसके साथ में खिलवाड़ कर रहा था, उसके साथ शादी नहीं करना चाहता था। प्रेम सुशीला से कहता है कि इसके लिए मुझे कुछ समय की ज़रूरत है, कुछ समय के बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेंगे। अब प्रेम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेता है और ना ही सुशीला से कभी मिलने की कोशिश करता है। इस पर सुशीला भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, प्रेम को बार बार फ़ोन करती है और प्रेम को अपने घर बुलाती है। फिर प्रेम से कहती है कि मेरे साथ में शादी करो, तुम तो मेरे साथ में खिलवाड़ कर रहे हो। प्रेम भी कहता है कि कुछ समय और लगेगा, मैं तुम्हारे साथ में शादी कर लूँगा। हकीकत में प्रेम उसके साथ में शादी करना ही नहीं चाहता था। फिर अपने एक दोस्त के पास जाता है जिसका नाम होता है राजेश और उससे कहने लगता है कि भाई मैं इस तरह की परेशानी में फंस चुका हूँ, इससे मुझे किस तरह से निकलना होगा, मुझे निकलने का कोई मार्ग बताओ। इस पर जो उसका दोस्त होता है राजेश उससे कहने लगता है कि इस से निकलने के लिए तुम्हें जो सुशीला है उसे रास्ते से हटाना होगा, उसके लिए मैं कुछ लोगों का इंतजाम कर दूंगा, उसके लिए तुम्हें 70,000 रुपये देने होंगे। इस पर प्रेम तैयार हो जाता है और अपने दोस्त राजेश को 70,000 रुपये दे देता है और इसके लिए राजेश अपने दोस्त अजय, दिनेश और सनी को अपने साथ में लेता है और एक प्लान बना लेते हैं। प्लान के तहत ही 3 दिसंबर 2022 को रात को करीब 7 बजे जब प्रेम सुशीला से मिलता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, तुम्हारे लिए मैंने एक फ्लैट देखा है, क्यों ना तुम भी चलकर उस फ्लैट को देख लो। उस पर सुशीला भी बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और उसके फ्लैट पर पहुंच जाती है। वहां पर पहले से ही जो राजेश होता है उसके तीनों दोस्त अजय, दिनेश और सनी इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही सुशीला को देखते हैं उसके ऊपर एकदम से टूट पड़ते हैं और इनमें से जो अजय होता है अपने
पास से एक ऐसा हथियार निकालता, उसमें से ताबड़तोड़ गोलियां सुशीला के ऊपर दाग देता। उसमें 2 गोलियां सुशीला को लग जाती हैं। सुशीला वहीं पर ढेर हो जाती है। वहीं पर पकड़कर उसे झाड़ियों में फेंक कर वहाँ से वो सारे लोग फरार हो जाते हैं। दोस्तों, जब पुलिस भी ये पूरा मामला सुन रही होती है, पुलिस प्रेम की ही तहरीर पर चारों दोस्तों के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है और चारों दोस्तों को अपनी गिरफ्त में लेकर उनके खिलाफ तमाम धाराएं लगाकर उन्हें जेल के अंदर भेज देती है। इधर प्रेम को भी पकड़कर उसे भी जेल के अंदर भेज देती है। तो दोस्त, घटनाक्रम से हमें सीख भी मिलती है। अगर हमारी छोटी मोटी लड़ाई भी हो जाती है तो वो घर पर ही रहनी चाहिए, उसका इतना बड़ा विकराल रूप नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पर इस पत्नी की लड़ाई अपने पति के साथ हो चुकी थी, उसके बाद ये उससे अलग हो जाती है और अलग होने के बाद एक अवैध संबंधों में पड़ जाती है और अवैध संबंधों का नतीजा आज सबके सामने आ जाता है। तो दोस्तों, अगर ये औरत अपने पति के साथ रहती, शायद ये आज जिंदा होती। लड़ाई तो हर घर में होती है, कौन सा ऐसा घर है जहाँ पर लड़ाई नहीं होती। पर लड़ाई का मतलब ऐसा नहीं होता कि आप लड़ाई के चक्कर में अपने पूरे परिवार को ही बिखेर कर रख दो। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाई डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस जरा से भी प्रभावित करते हैं, जरा से भी ठीक ठाक लगते हैं, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल ज़रूर रखें, अपने परिवार का भी ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।